Hello, this is Innovator, who is curious to learn more on the traits of creative minds and at same time also eager to share same with you to bring the difference in the world together. Let's have solemn love for opportunity. Today is the third episode and title is Sports versus Academics. And this time discussion is going to happen in Hindi and English in hybrid mode. Today we have Sir Ravi Patel, who is from Baroda, Gujarat in India and has achieved a number of medals in national level competitions. He is the first to set up a private shooting coaching center with Olympics level training in Gujarat. His passion for the game and coaching is rewardable. Mr. Ravi Patel is the founder of 10X Shooting Academy, which started on 26th May 2012. He is also national level medalist in rifle shooting sports, technical expert in various formats of shooting, mind trainer, SCAT analysis expert, expert Paralympic shooting coach. His qualification is Olympic Gold Quest Coaches Foundation program since 2022. Post-graduation diploma in sports coaching, specialization in shooting from Swarnim Gujarat Sports University with distinction since 2021. An international certified shooting sports coach, which is known as ISSF D licenses since 2018. Shooting sports trainer course conducted by the National Rifle Association of India since 2014. Now, he is head coach in 10X Rifle Shooting Academy. He is committee member of Rifle Shooting Association of Vadodara, visiting faculty in Swarnim Gujarat Sports University. He is officiating in competitions conducted by the Gujarat State Rifle Association, the National Rifle Association of India. He is the expert coach in Rebounds Shooting Academy Surat, and also he is the expert coach in National Cadet Corps. नमस्ते सर जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? थैंक्स अ लॉट सर, मैं अच्छा हूँ सर। सर, हम क्वेश्चंस डिस्कशन शुरू करें? जी जी। सर, पहला क्वेश्चन है, सर आप शूटिंग स्पोर्ट्स को कब से जाने हैं और इस खेल से आप प्रभावित कब से हुए हैं सर? जी, शूटिंग अगर मैं सच बताऊँ तो बचपन में मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी खिलौने में गुड़िया या कोई प्लेन या कुछ और मांगा हो। बचपन से जब खिलौने की बात भी आती है तो मैंने सिर्फ गन्स ही डिमांड किया है। मेरे पास बहुत सारी थी। स्टिल अगर मुझे कोई पूछता है कि तेरे लिए क्या लेके आऊँ तो मेरा आंसर रहता था एक और बंदूक लेके आना। वाह, तो इंटरेस्ट मेरा बहुत बचपन से ही रहा है एंड बिकॉज ऑफ एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प मेरे जो अरमान थे उसको पंख लग गए और मैंने ये उड़ान जो है वहीं से भरना शुरू कर दिया। एनसीसी से सर? जी, वेरी गुड। तो सर आप इसको कैरियर कब से आप सोचने लगे, एनसीसी का बाद से? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि जो खेल होता है ना वो मेरे हिसाब से करियर की तरह से सोचा नहीं जा सकता, वो अपने आप करियर बन जाता है। जब आप कुछ अचीव करते हो तो धीरे धीरे आपका जो स्पोर्ट्स है वही आपको आगे धक्का लगाता है और आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच जाते हो जहाँ पे आपको होना चाहिए। मैंने जब एनसीसी में शूटिंग किया था तो वो मेरा बचपन से, जैसे मैंने बताया, मेरा पैशन था। मैंने अपने पैशन को फॉलो किया था और उसी में आगे चलते और जैसे अभी आपने बताया कि कैसे ये प्रोफेशन में कन्वर्ट हुआ, तो एनसीसी के अंदर एक चीज़ ऐसी रहती है कि वहाँ पे जो बटालियन है तो बटालियन लेवल पे ऐसे कोई प्रोफेशनल कोच अवेलेबल नहीं रहते। जब मैं एनसीसी में था तो मुझे मेरे सीनियर्स ने ट्रेनिंग दी थी, वैसे ही मैंने अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग दिया और उसी साल मेरी बटालियन से 5 शूटर नेशनल चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुए
और वहीं से मेरा Excellent. प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हो गया। एक्सलेंट सर। जी। सर शूटिंग में तो काफ़ी सारा डोमेन्स है। बोलने का मतलब है कि राइफल शूटिंग रहा, आपका 10 मीटर राइफल शूटिंग रहा, फिर 50 मीटर्स भी है, पिस्तौल में भी इस तरह काफ़ी सारा विभाग है, जैसे 10 मीटर पिस्तौल रहा, 25 मीटर्स, फिर रैपिड फायर भी है। सर आपका फेवरेट कौन सा रहा है? फेवरेट, वैसे तो शूटिंग ही सबसे मेरा फेवरेट गेम है। उसके अंदर अगर सबसे ज़्यादा पसंद हो तो वो है 50 मीटर प्रोन पोजीशन। 50 मीटर प्रोन पोजीशन। 50 मीटर प्रोन पोजीशन, जिसके अंदर अगर मैं एक लेजेंडरी नाम अगर बोलूँ तो जॉयदीप कर्माकर। जॉयदीप जो- सर ओलंपियन Yes, 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 2012। यस, तो वो 4th रैंक पे आए थे। पॉइंट Fourth 1 से rank. उन्होंने ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल मिस किया था। पॉइंट 1 की बात है, अदरवाइज आज डेफिनेटली पूरी दुनिया उनको, जैसे अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग और विजय कुमार को जानती है सिर्फ पॉइंट 1। इट्स नहीं सर, अलग, उनका आज भी लोग जानते हैं, उनका आज भी लोग मानते डेफिनेटली, हैं। बट He is 100% की legend. बात है। एग्जैक्टली, वो लेजेंड तो है ही, बट अगर पॉइंट 1 का जो डिफरेंट है, वो जो लक की बात है, वो अगर आ जाता तो डेस्टिनी कुछ और हो सकती थी। वो जो नजरिया सही है, बात। लोग जो है शायद और ज्यादा डीपीज के अंदर और ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन के अंदर उनका फोटो और ज्यादा देखने को मिलता। आप सही बोल रहे हैं सर, जी। मानते हैं। एग्जैक्टली एंड स्टिल वो इंडिया टीम को तैयार कर रहे हैं काफी। तैयार उनका कर जो रहे हैं। शूटिंग का जो नॉलेज है वो स्प्रेड कर रहे हैं लोगों को, अच्छा। इंडिया को शूटिंग में आगे बढ़ने के लिए वो हेल्प कर रहे हैं। सर तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है सर कि जो स्पोर्ट्स रहा, कोई भी स्पोर्ट्स रहा, हम मान के चलते हैं कि शूटिंग की बात, क्या पढ़ाई में किसी तरीके से डिस्टर्ब करता होगा? मैंने जैसे हम छोटे से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि पढ़ाई करो, जैसे खेल डिस्टर्ब करता है, ज़्यादा आप फोकस मत करो खेल पे, अपना जी। एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस करो। तो आपका क्या मानना है सर? ओके, ये आपने बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है ये, क्योंकि ये मैं 10 साल से एकेडमी चला रहा हूँ, तो काफ़ी जी। सारे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जिनका जो मेंटालिटी है उसकी वजह से उनका और उनके बच्चों का जो ग्रोथ है वो एग्जैक्टली जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है। जो स्पोर्ट्स है वो एकेडमिक को सपोर्ट करता है, वो उसको क्रॉस नहीं करता है। स्पोर्ट्स की वजह से एकेडमी कभी भी खराब नहीं होती है, क्योंकि दिमाग कब काम करेगा। आप स्कूल में जाओगे, ठीक है, आपने पढ़ाई की, बट जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ याद नहीं रहेगी तब तक आप उसको एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। मानते हैं सो सर, बहुत दिमाग अच्छा। एग्जैक्टली, तो दिमाग को याद रखने के लिए एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और वो जो एक्टिवनेस है वो स्पोर्ट्स दिलाती है। अगर आप स्पोर्ट्स को और एकेडमी को दोनों को बैलेंस करके चलते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा इन द वर्ल्ड। और रही बात, जैसे आपने बताया कि डिस्टर्ब होती है, तो हाँ, ये भी सही है। कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जी सर। आप मान के चलिए कि आप प्रोफेशनली डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, तो जी। आप एमबीबीएस की और सर्जरी की और सारी पढ़ाई के लिए दिन के 18 घंटे लगाओगे, तो उस टाइम पर डेफिनेटली आप आपकी पर्सनल लाइफ और बाकी सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करके बैठे हो, तब जाके आप डॉक्टर बन पाओगे। बिल्कुल। सेम चीज़ अगर आपको स्पोर्ट्स में प्रोफेशनल होना है तो आपको बाकी सारी चीज़ों को साइड में रखना पड़ेगा। बट ये तब की बात है जब आपको एक लेजेंडरी लेवल पे, जैसे हमने बात किया ओलंपिक लेवल पे जाके आपको रिप्रेजेंट करना है, तब ये बात आती है कि आप सारी चीज़ों को थोड़ा सा साइड करके फिर स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए। अदरवाइज अगर नॉर्मली मैं बताऊँ तो आप स्पोर्ट्स को साथ में लेके चलते हो, अगर दिन में एटलीस्ट आप 1.5 से 2 घंटा कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, तो रिसर्च ये कहता है कि आपका जो एकेडमी है वो और ज़्यादा ग्रो होके आएगा। सर आप बहुत सरल तरीके से इसको समझाएं, थैंक्स अ लॉट सर।
थैंक सर यू। इसी के ऊपर और एक क्वेश्चन रहा है, आप मानते हैं कि स्पोर्ट्स शूटिंग को ही फिर लेके चलते हैं, एक जी। अच्छा आदमी बनने में हेल्प करता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा आपने कहा कि डॉक्टर, एक बंदा डॉक्टर बन जाता है लेकिन शायद सही आदमी जी। नहीं बन पाता है। एक आदमी हो शायद सकता है। इंजीनियर बन गया लेकिन शायद सही आदमी नहीं बन पाया। सही आदमी का डेफिनेशन हम ये बोल पाएंगे सर, शायद सही सिटीजन नहीं बन पाया, शायद जी। सही बेटा नहीं बन पाया। डेफिनेशन हम इस तरह ले लेते हैं फिलहाल। जी। तो आपको ये लगता है ये जो स्पोर्ट्स रहा, पर्टिकुलरली शूटिंग, एक अच्छा आदमी बनने में हेल्प कर सकता है? डेफिनेटली अभी जैसे आपने कहा कि बहुत सरल तरीके से जवाब दिया, मैं ट्राई करूंगा कि इसका भी आंसर जो है वो मैं बहुत सरल तरीके से दूं। जी आप सर। अगर जैसे आपने कहा कि सिटीजन्स की बात की, तो जी। आप उसके अंदर दो कॉमन वर्ड्स है, बहुत ही कॉमन वर्ड्स है, आप दो कॉमन वर्ड को अगर सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्पोर्ट्स क्या करता है। मान लीजिए कि एक घर के अंदर दो भाइयों के बीच में या बहनों के बीच में या पापा और चाचा के बीच में झगड़ा हो गया किसी बात पे, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाएगा कि उसने मेरे साथ पॉलिटिक्स खेला, जी है ना। सही बोल। तो ये हो गई नेगेटिव इंप्रेशन। और जी। उसी जगह पे अगर कोई बंदा कोई अच्छा काम करता है, मतलब हारने के बाद सामने वाले ओपोनेंट से, कॉम्पिटिटर से हैंडशेक करके जाता है, तो उसको बोलते हैं कि यार देखो इसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, ब्यूटीफुल सर, बहुत सही बोले। है ना। तो जी। इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, लोग अपने वाक्य में ऑलरेडी इसका जवाब दे चुके हैं कि जब भी जी। कोई अच्छा काम करता है तो लोग बोलते हैं कि इसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। सो वो जो वर्ड है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो अपने आप में इतना पॉजिटिव और इतना चेंज ला रहा है सोसाइटी के अंदर कि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जा रहा है कि इसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। बोलने को कुछ भी बोल सकते थे, बट फिर भी सही बोल वर्ड रहे हो। नॉर्मली यूज किया जा रहा है। तो यही एक सिंबल है कि स्पोर्ट्स जो है वो डेफिनेटली एक गुड ह्यूमन बीइंग होने में आपकी हेल्प करता है। मानते हैं सर, और फिर आप बहुत ही सरल तरीके से आप समझाएं सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। सर आपका बारे में एक सुना गया था कि यू हैड वंस कोच्ड, आप एक पैरा एथलीट को कोच किए थे और आपका योगदान रहा कि वो उनको वर्ल्ड कप खेलने में। सर आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा इसमें? इसके बारे में मुझे बहुत लोग पूछते हैं, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जर्नी जो आपने बताई वो। जैसे आपने कहा कि बीइंग अ स्पोर्ट्स गुड सिटीजन की जो आपने बात की, तो डेफिनेटली मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझमें भी वो गुड सिटीजन होने का एक जज्बा है कि मैं भी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। इसी थॉट्स की वजह से यहाँ पे मेरे बहुत करीब में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो नेशनल लेवल का एक प्रोग्राम करते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया है प्रेरणा। अच्छा। यस। उस अच्छा। प्रोग्राम के अंदर वो ऑल ओवर इंडिया से डिसेबल्स पर्सन जो होते हैं वो आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और काफ़ी सारी इवेंट जो है वहाँ पे, स्पोर्ट्स जो है, कल्चर है, सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे रखी जाती है। जिसको जो इवेंट में पार्टिसिपेट करना है उसके लिए कोई चार्ज नहीं होता। और उसमें जो 10x शूटिंग एकेडमी है, जो कि मेरा स्टार्टअप है, वो हम उनके शूटिंग पार्टनर है। मतलब विदाउट एनी कॉस्ट हम भी वहाँ पे उनको हेल्प करते हैं। जब वहाँ पे शूटिंग की कॉम्पिटिशन्स होती है तो उसके लिए जैसे आपको पता ही है काफ़ी कॉस्टली स्पोर्ट्स है। सो इसमें जो वेपन्स होते हैं, एम्यूनेशंस होते हैं, टारगेट पेपर होता है, सारी चीज़ें 10x शूटिंग एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपटीशन करवाई जाती है। एक्सीलेंट। सो ऐसा ऑलमोस्ट 7 साल हो गए मुझे प्रेरणा के साथ टाइप किए, और वहाँ से मुझे ये जो मेरे पैरा एथलीट है इलियास वोरा, मेरी और उनकी मुलाकात उस कंपटीशन के दौरान हुई थी। 3 साल तक उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, अच्छा परफॉर्म किया। फिर उनको लगा कि नहीं, उनको इसमें आगे जाना चाहिए। थोड़ा मैंने भी उनको इंस्पायर किया कि आप कर सकते हो। देन उन्होंने ज्वाइन किया। काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि शूटिंग में जो पोजीशन बनती है शूटर की,
उसके अगेंस्ट इनकी जो बॉडी है उसमें सब जगह पे बहुत कर्व्स एंड बैंड है। ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए 75% बॉडी इनका डिसेबल है। ओ माय गॉड, ओके। शूटिंग में आपको राइफल उठाने के लिए आपका जो पाम है वो आपको फ्रंट साइड 90 डिग्री पे टर्न होना चाहिए, जबकि इनका बैक साइड पे 90 डिग्री टर्न है, जिसको हम सीधा नहीं कर सकते। ओके। तो स्टार्टिंग में काफ़ी चैलेंजिंग था, बट वो अपने आप में एक चैंपियन है। सो उनके साथ काम करते करते बहुत कम टाइम के अंदर हम सेट हो गए। 10 महीने के अंदर नेशनल चैंपियनशिप आ रही थी, सो हमने उसको खेला। उससे पहले प्री नेशनल था, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फिर नेशनल्स गए, नेशनल में टॉप 4 में वो सिलेक्ट हो गए, और 11 मंथ उनके ज्वाइनिंग का 11 मंथ जब था तो वो वर्ल्ड कप खेल के आ चुके थे। वंडरफुल। यस, तो काफ़ी इंस्पायर है। मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था और काफ़ी पॉजिटिव रहा वो चीज़। ऐसा जब कुछ करते हैं तो अपने आप में एक खुशी मिलती है कि चलो हम इस धरती पे जब पैदा हुए तो कुछ हमने ऐसा काम किया कि जब जाएंगे तो एटलीस्ट अफसोस नहीं होगा कि हम जा रहे हैं। सर दिस इज ए वे लाइक गिव बैक टू सोसाइटी। आप सोसाइटी को कुछ दे के जा रहे हैं। सर सैल्यूट, थैंक्स अ लॉट। सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। जैसे आपको मैं कहूँ कि मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। इसमें हमेशा जो है कि माइंडसेट सेम नहीं रहता है सर। काफ़ी सारा चैलेंजेस आते रहते हैं, काफ़ी स्ट्रेस आते रहते हैं, काफ़ी मैं ये बोलूँ कि कभी कभार तो ऐसे रहता है कि शायद रात का नींद भी गोल हो जाता है, क्योंकि हमें डिलीवरीज करने रहते हैं और हमें डिलीवरीज इन दैट मीन टाइम हमें करना ही होगा। तो सर आपको कैसा लगता है कि ये जो खेल है, पर्टिकुलरली अगर मैं कहूँ कि शूटिंग, माइंडसेट चेंज कर सकता है? मतलब मैं यही कहूँ कि शायद वो काम तो मुझे करना ही होगा, ऑफिस का काम, कोई दूसरा आगे तक करेगा नहीं, लेकिन अगर मैं शूटिंग मैं अडेप्ट करूँ तो शायद मेरा करने का जो चाह रहा या एनर्जी रहा, शायद उसमें कुछ चेंजेस आए और शायद मेरा एक्नॉलेजमेंट टुवर्ड्स दैट वर्क बहुत पॉजिटिव रहेगा। यस। तो आपका कुछ कहना है उसमें? जी ठीक है। ये जो भी बताया वो कई बार ये चीज़ मेरे सामने चैलेंज बन के खड़ी हो गई थी, क्योंकि सबको पता है कि शूटिंग मेंटल स्टेबिलिटी का गेम है। तो कई बार मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते थे जिनके बच्चों को शूटिंग में शायद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो मेंटली काफ़ी हाइपो है। इतने हाइपर है कि वो एक जगह पे बैठ भी नहीं पाते। अच्छा। इतने हाइपर है, और उनका ये है कि ये शूटर बने ना बने, ये बस शांत हो जाए हमारे लिए काफ़ी है। ओके। तो जब ऐसे लोग मेरे पास आते थे कुछ एक्सपेक्टेशन लेके कि आप इसका कुछ कर दीजिए, तो वही था कि जो आपने बताया उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैंने इसके ऊपर काम किया है, और आप मानोगे नहीं, काफ़ी पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मुझे मिले हैं इस जगह पे। आज भी उनके पेरेंट्स लाइक वो बच्चे ने, जैसे भी मैंने बताया कि उसको शूटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट नहीं था, बट उसका जो लाइफ का जो चेंज वो जो टाइम था वो शूटिंग ज्वाइन करने के बाद हुआ। और आज भी उसके पेरेंट्स जो है वो कॉल आता रहता है, बात होती रहती है कि बिकॉज ऑफ यू ब्ला 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 आज वो इस मुकाम पे पहुंच चुका है। सो जैसे आपने बताया 100% की बात है, क्योंकि अगर शूटिंग को मैं बहुत डीपली अगर मैं बताऊं तो इट्स अ वन काइंड ऑफ मेडिटेशन। ये खुली आंखों से लोगों के बीच में खड़े होके करने वाला ध्यान है। सो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और जब आपको आपकी गलतियां पता चलती है तो इससे बेटर और क्या हो सकता है जब आपको आपके बारे में पता है। हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो नॉर्मली बाहर लोगों की गलतियां देखने के लिए ट्रेन होता है कि इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। बट जब आप शूटिंग करते हो तो इस गेम के अंदर आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है, तो आपके पास किसी को गलत ठहराने के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। यहाँ पे अगर शॉट बाहर जा रहा है तो भी आप हो, और शॉट 10 लग रहा है तो भी आप हो। तो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड
ऑटोमेटिक सेल्फ रियलाइजेशन होता है और अपने आप में वो चेंज आना स्टार्ट होता है कि नहीं, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू बी ए स्टेबल इफ आई वॉन्ट टू टेक। वेरी गुड सर। तो आप ये मानते हैं कि वर्किंग प्रोफेशन रहा, बच्चा रहा, आप आगे पैरा एथलीट को भी ट्रेन कर चुके हैं, कोई भी शूटर जी बन सकते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ एज एंड जेंडर? जी, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, हर स्पोर्ट्स की ना, अगर प्रोफेशनलिज्म की हम बात करते हैं तो हर स्पोर्ट्स की एक एज होती है। आप मान के चलिए कि अगर एथलीट बनना है तो 22 साल 23 साल, स्विमर बनना है तो 25-26 मैक्स, उसके बिल्कुल। बाद आपको कंपटीशन में टिकना मुश्किल हो जाएगा, है ना। आप डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल तक चैंपियन बन सकते हो, लेकिन आज इंडिया जैसे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है वैसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। वैसे में शूटिंग एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर आप बोल सकते हो एज इज नो बार, क्योंकि यस, लास्ट टाइम जो हमारा जो ओलंपिक हुआ था उसमें राजस्थान जयपुर का एक शूटर था दिव्यांश पनवर, जिसकी एज सिर्फ 18 साल थी। वो जी इंडिया से ओलंपिक में जाके आया है। और अगर ओलंपिक लेवल की बात करूं तो जहां तक मैं गलत नहीं हूं, ओलंपिक का गोल्ड मेडल शूटिंग में जीतने वाला जो हाईएस्ट एज का बंदा है उसकी एज है कुछ 52 ईयर, सॉरी 52 ईयर, 52 इयर्स। 52 ईयर्स। सो ओके ये गेम ऐसा है जो पूरा आपके मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आपके मन को कंट्रोल में रख सकते हो तो बॉडी ट्रेनिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। आप मान के चलिए सिर्फ 10% इसमें बॉडी को ट्रेन करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट रखती है। अदरवाइज एंड टाइम पर आपका गेम जो पूरा खेला जाता है, जहाँ पे आपका गेम चेंज हो जाता है, जहाँ पे दिक्कत आती है इस गेम को खेलने में, वो पूरा माइंड गेम रहता है। सो इस गेम के अंदर सिंपल बताऊँ तो जो एज है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। हर एज का बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट है या फिर वो जॉब कर रहा है या फिर मान के चलिए वो ऑलमोस्ट रिटायर होने के टाइम पर है। मैं आपको इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि इस गेम की रेंज कहाँ पर है। इस गेम में जो 10 मीटर एयर राइफल, एयर पिस्टल है, उसको खेलने की नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने की एज है 10 ईयर मिनिमम। ओके तो 10 ईयर से ऊपर का जो बंदा है वो इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड रिसेंटली बिफोर 1 मंथ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक और नई कैटेगरी इन्वेंट की। वो कैटेगरी का नाम रखा है सीनियर मास्टर। उसकी एज है अबाउट 70। अबाउट 70 इयर्स? यस। तो अगर अबाउट 70 जो नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, वो अगर अबाउट 70 की एक कैटेगरी रखता है तो आप मान के चलिए कि इस गेम में रिटायरमेंट आप तब हो सकते हो जब आप मान लो कि मुझे रिटायरमेंट होना है। अदरवाइज गेम आपको कभी भी रिटायर नहीं करने वाली है। ब्यूटीफुल, बहुत सही बोले सर, थैंक्स अ लॉट। सर तो आपका ये मानना है कि कोई भी ओलंपियन बन सकता है अगर वो चाहे तो? देखो, ओलंपियन बनना दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज, क्योंकि अभी जैसे हमने प्रोफेशनलिज्म की बात की, जहाँ पे हमने बात की थी एकेडमिक और स्पोर्ट्स की, वहाँ पे मैंने बताया था कि ओलंपिक लेवल पे रिप्रेजेंट करना, वहाँ पे आपको 100% प्रोफेशनलिज्म चाहिए। और स्पोर्ट्स का प्रोफेशनलिज्म इट्स मच मोर रिक्वायरमेंट। आपको आपका रूटीन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको डाइट डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको जो सोशल फंक्शनिंग है उससे भी डिस्टेंस रखना पड़ेगा। सो इसमें हमारी दिवाली तब होती है जब हमारी कॉम्पिटिशन्स खत्म हो जाती है। दिवाली के दिन शायद हमारी दिवाली ना आए। समझ में आया सर, आप क्या बोलना मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं तो मैं एग्जांपल के तौर पे लूंगा माइकल फेल्प्स, जो कि ओलंपिक में सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीतने वाले बंदा है। 2004 में मैंने उनकी बुक पढ़ी थी, उन्होंने लिखा था 2004 में उन्होंने अनाउंस किया था पब्लिकली 2008 में मैं 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतूंगा।
और Okay. पब्लिक ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था, मीडिया में, न्यूज़पेपर में, हर जगह पे उनका मजाक बना था। बट फिर उन्होंने रिसर्च किया कि जिसने 7 हाईएस्ट अब तक के मेडल थे, वो 7 गोल्ड मेडल जीत चुके थे, और उन्होंने 12 घंटे का एफर्ट किया था पर डे। 12 hours. तो इन्होंने कैलकुलेट किया कि जब 12 घंटे के एफर्ट में 7 मेडल आ सकते हैं, और वो भी उस टाइम पर, तो इस टाइम के कंपटीशन के हिसाब से मुझे 16 घंटे मेहनत करना चाहिए पर डे। और उस बुक में एक चीज बहुत स्पेशल लिखी थी जो लेवल ऑफ एफर्ट दिखा रहा है। उन्होंने लिखा था कि मैंने ये 16 घंटे की मेहनत लीप ईयर का जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है उसमें भी मैंने की है। Okay. आप मान के चलिए कि उन्होंने कोई बर्थडे या कोई क्रिसमस या कोई भी फेस्टिवल में उन्होंने छुट्टी नहीं ली होगी जब वो लीप ईयर का 1 डे एक्स्ट्रा भी 16 घंटे के लिए छोड़ने के लिए नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ जो एटीट्यूड है, Dedication. चीज़ों को सेक्रीफाइस करना एंड पूरा 100% डेडिकेशन देना, सो इट्स अ वेरी टफ। तो ओलंपिक की बात अगर करते हो तो वो बहुत हार्ड है, बट बीइंग अ कोच मैं ये बोल सकता हूँ कि हर कोई स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है किसी भी एज में, किसी भी, कोई भी आपका जेंडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस एज में हो या आपका जेंडर क्या है, आप गर्ल हो, बॉय हो, आप जस्ट 10 साल हुए पैदा हुए या फिर आपने दुनिया देख रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्पोर्ट्स पर्सन डेफिनेटली बन सकते हो। सही है सर। एक बंदा प्रोफेशनल वे में इस खेल को लेना चाहे तो उसका जो पड़ाव है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल रहा, स्टेट लेवल रहा, नेशनल लेवल, फिर अगर वो इंटरनेशनल लेवल तक सोचे जैसे वर्ल्ड कप रहा, ओलंपिक्स रहा, तो सर उसके लिए क्या ट्रेनिंग क्या एक ही जैसा रहता है विथ ए रेपिटेटिव सेंस? जैसे हम आपको एक एग्जांपल देके बोले कि बचपन में जैसे एक अगर मैथमेटिक्स हमें करना होता है तो अगर वो हार्ड जी। मैथमेटिक्स रहा तो हमें बोला जाता था कि इसको बार बार प्रैक्टिस करो तो सरल बन जाएगा। तो जी। उसी तरह का सर क्या हम एक ही तरीके का प्रैक्टिस क्या हम बार बार करते हैं ताकि हम उतना मास्टर हो जाएं और हम इंटरनेशनल लेवल तक सोच पाएं, या हमें कुछ और भी सोचना होता है पर्सनलाइज्ड लेवल पे ट्रेनिंग के बारे, ताकि इतना बड़ा बड़ा जो आपका कंपटीशन रहा, वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, उस पे माने ढंग से कोई अगर जी। कॉम्पीट करना चाहे तो? जी 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 बहुत ही डीप में है आपका जो क्वेश्चन है, वो मैं ट्राई करूंगा इसको भी थोड़ा सा सरल बना के आंसर देने के लिए। थैंक्स सर। जी। जो अभी आपने बताया उसमें डिपेंड करता है कि हर किसी का जो बॉडी एंड माइंड है वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, देखा जाता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पर है, एंड इट्स पर्सनली सबकी जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत डिफरेंट रहती है। किसी का फिजिकल है, किसी को टेक्निकल चीज़ें समझने में देर हो रही है, किसी को अगर कोई टेक्निकल चीज़ है तो उसको 4 बार 5 बार 6 बार बताएंगे तब जाके उसको वो चीज़ समझ में आएगी कि अच्छा आप ऐसा बोलना चाह रहे थे। तो किसी का Okay. प्रॉब्लम ये होता है कि उसको समझ में तो आ गया लेकिन उसका बॉडी जो है वो इस चीज़ को करने के लिए एग्री नहीं कर रहा है, तो ये एक अलग लेवल का चैलेंज है। किसी का प्रॉब्लम ये होता है कि उसको बॉडी भी एग्री कर रहा है, बॉडी उसका रेडी है इस चीज़ को करने के लिए, उसको टेक्निक समझ में भी आ गई है, लेकिन जब उसको बताया जाता है कि आज तेरा कंपटीशन है तब जाके उसका प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होता है। सो इट्स अ वन Okay. काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जी। यस। तो स्पेशली अगर हम स्पोर्ट्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इन 3 प्रॉब्लम में आता है। एक रहता है फिजिकल, दूसरा टेक्निकल और तीसरा मेंटल। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें ये मैटर करता है, जैसे आपने पूछा कि ओलंपिक लेवल तक जाने के लिए क्या कुछ एफर्ट्स अलग से लगते हैं या नहीं लगते हैं, तो डिपेंड करता है कि जो शूटर है उसमें क्या ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर एज अ कोच मुझे काम करना चाहिए। आप मान के चलिए अगर वो काम फिजिकल है तो 5 to 6 मंथ मोर देन इनफ, टेक्निकल है 1 and 2 मंथ मोर देन इनफ, बट Okay. अगर मेंटल है
तो उसमें मुझे 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी लग सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन स्पोर्ट्स में आप देखोगे कि कुछ लोग जस्ट एंटर हुए और शाइन ब्लॉम जस्ट एंटर हुए, कुछ टाइम के पहले उनका कोई नाम नहीं था और जब उनका नाम सुनने में आ रहा है तो वो वर्ल्ड कप के मेडलिस्ट है, ISSF रैंकिंग में फर्स्ट सेकंड रैंक पे बैठे हैं, ओलंपिक के लिए सिलेक्ट होके जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है कि उनका जो बचपन से जो उनकी परवरिश रही है वो कितना स्ट्रांग हो रहा है। अगर वो परवरिश उनकी काफ़ी स्ट्रांग रही है, वहाँ पे उनको मेंटली और फिजिकली टफ ट्रीट किया गया है, तो आप मान के चले कि कोई भी स्पोर्ट्स इतना हार्ड एक्चुअली में नहीं होता जितना लगता है। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट सर। मैं इसमें एज एन एग्जांपल आपको मैं बताना चाहता हूँ वन ऑफ द फेमस इंडियन शूटर मनु भाकर, उनके बारे में मैंने सुना था कि वो बॉक्सिंग में स्टेट लेवल के चैंपियन थे। अच्छा सर। तो उनका जो फिजिकल एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड बाकी सारी चीज़ें जो शूटिंग में रिक्वायर है वो उस लेवल पे उन्होंने डेवलप किया था, जो शूटिंग्स में जो रिक्वायर्ड है उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे अपने आप को ट्रेन किया हुआ है। तो जब ऐसे इंसान के हाथ में जब गन पकड़ा दी जाती है तो आप मान के चलिए कि लेवल ऑफ एफर्ट बहुत कम हो जाता है और देखते ही देखते वो वर्ल्ड कप में मेडल ले लिया, वर्ल्ड रैंकिंग में भी आ गई और ओलंपिक तक खेल लिया। और कई सारे शूटर्स ऐसे भी हैं जिनको 10-10, 12-12 साल लग जाते हैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, जहां पे कुछ शूटर्स आराम से अपनी जगह बना लेते हैं। आप सही बोल रहे हैं सर जी, थैंक्स अ लॉट सर। अगर एक कोई शूटर जो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक पहुंच गए तो उन्हें क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प या कोई सपोर्ट मिलता? आई मीन टू से, जैसे आपने कहा कि ये जो गेम है काफ़ी एक्सपेंसिव है इन सेंस कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट्स है काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो गवर्नमेंट का कुछ यहाँ पे सपोर्ट मिलता है कैसे? यस डेफिनेटली। फिलहाल की अगर बात करूँ तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ है। जैसे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है तो वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रही है। हमारा जो फेडरेशन है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, गुजरात स्टेट राइफल एसोसिएशन एंड SAG स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ गुजरात, वैसे हर स्टेट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने स्टेट को, शूटर्स को आगे ले जाने के लिए उनको 100% हेल्प करने की कोशिश करती है। जैसे अगर मैं आपको गुजरात का बताऊं तो गुजरात में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ गुजरात की एक स्कीम चल रही है जिसको नाम दिया गया है एकेडमी। उसके अंदर शूटर्स को, मतलब एक समर कैंप चलता है एंड नेशनल्स एंड इंडिया टीम सिलेक्शन ट्रायल्स, वर्ल्ड कप सबके रिजल्ट देखे जाते हैं और जो अच्छे शूटर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट फॉर 1 ईयर उनको एडप्ट कर लेती है। एडप्ट का मतलब होता है कि उनका कंपटीशन में आना जाना, देन वहाँ पे रहना, खाना पीना, कंपटीशन की फीस, उनके ट्रेनिंग के लिए रेंज, एक्सपर्ट लेवल के कोचिस, एम्यूनेशंस, किट, स्टैंड, बाकी जितने भी इक्विपमेंट है सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। उनको अपनी जेब से 1 रुपया नहीं निकालना पड़ता है अपनी गेम को कंटिन्यू करने के लिए। एक्सीलेंट। उसके अलावा एक और स्कीम है स्वामी विवेकानंद एक्सीलेंसी स्कीम, जिसके अंदर गवर्नमेंट उन शूटरों को पर मंथ 5,000, जो कि उनको ट्रैवलिंग और उसके लिए काम आ सकता है, तो 5,000 पर मंथ उनको स्टाइफंड देती है। एक्सीलेंट। तो ये क्या सर गुजरात गवर्नमेंट या अपना सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ बेनिफिट है और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, जैसे MP स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो काफी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू सेंटर। तो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे MP स्टेट है, वहाँ पे भी सेम ऐसे एकेडमी चलती है। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो वहाँ पे स्टेट कंपटीशन में अगर आप गोल्ड मेडल जीतते हो तो आपको स्टेट की तरफ से 5 लाख रुपीस आपको कैश प्राइस मिलता है।
ओके। सो ऐसे हर गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी, जैसे अगर मैं एक गुजरात की बात करूँ तो शक्ति दूत योजना करके एक स्कीम है, जिसमें जी। शूटर या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको इक्विपमेंट एंड फॉरेन कोचिंग के लिए 25 लाख रुपीस तक का बजट पास किया जाता है। इट्स ए ह्यूज बजट। यस एग्जैक्टली। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हो रही है। एंड इसके अलावा अगर आप इवेंट में अच्छे शूटर हो, इवेंट से मतलब है ओलंपिक, कि आप जी। जो स्पोर्ट्स खेल रहे हो वो ओलंपिक स्पोर्ट्स होनी चाहिए। अगर आपका स्पोर्ट्स ओलंपिक स्पोर्ट्स है तो आपको एयर इंडिया है, ONGC है, देन अपना इनकम टैक्स है, रेलवे है, आर्मी है, नेवी, जी। एयरफोर्स, CRPF, BSF, SSB, इन सब जगहों पे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, जिसमें आपको एज अ प्रोफेशनल आपका जो भी स्पोर्ट्स है आपको उसी को खेलना है। जैसे अगर मैं शूटर हूँ तो मुझे इन सब जगहों पे गवर्नमेंट जॉब आराम से मिल जाएगी और उसमें मुझे करना सिर्फ शूटिंग है। एक्सलेंट सर, थैंक्स अ तो लॉट सर। गवर्नमेंट बहुत टाइप से शूटर्स को और स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत तरीके से हेल्प करती है, जिसमें कई उनको इक्विपमेंट के लिए फंडिंग रखती है, कभी कोचिंग के लिए फंडिंग रखती है, कभी उनका जो पूरा एकेडमिक जो ईयर होता है उनका स्पोर्ट्स का वो पूरा जी। उनको स्पॉन्सर करती है। जैसे मैंने बताया एकेडमिक, उसका मतलब है कि स्पोर्ट्स के साथ साथ उनका पढ़ाई का खर्चा भी गवर्नमेंट उठाती है। ओके। यस, ये भी गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। सो आज स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितना कर सकती है, आई थिंक इट्स सल्यूट करना चाहिए उनको कि वो इतना सब कुछ कर रही है। और भी बहुत सारी स्कीमें जिनके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट सर इसका जानकारी देने के लिए। सर, एक शूटर बनने के लिए अगर मैं चाहूँ, जैसे आम आदमी चाहे कि वो शूटर बनना चाहे, तो हमें हमारे तरफ से क्या एक्शन लेना पड़ेगा? अब फर्ज कीजिए कि मुझे शूटिंग के बारे कुछ भी नहीं मालूम, और अगर मैं अचानक से अगर कहूँ कि मुझे शूटर बनना है, तो मेरे तरफ से क्या एक्शन लेना होगा? जी समझ गया। ठीक है, शूटिंग जो गेम है वो थोड़ा सा इंडोर गेम है, तो इसके लिए जो यूनिट होता है वो स्पेसिफिकली डेवलप होता है, क्योंकि जब आपकी जो राउंड जो एम्यूनिशंस फायर होता है, जैसे शूटिंग के अंदर 10 मीटर एयर राइफल एंड पिस्टल है, उसके अलावा 25 मीटर है जिसमें .22 और 32 कैलिबर की पिस्टल्स के जो एम्यूनिशंस होते हैं वो यूज होते हैं। 32 कैलिबर मतलब आप पकड़ लीजिए जो 9mm, जो बहुत पॉपुलर वर्ड है शूटिंग के अंदर कि 9mm की रिवॉल्वर है, तो वो जो 9mm होता है वो 32 कैलिबर में आ जाता है। सो अगर उसको सही तरीके से सही जगह पे नहीं यूज किया गया तो किसी को गोली भी लग सकती है, कोई हादसा भी हो सकता है। सो इसके लिए प्रोफेशनली एक यूनिट तैयार किया जाता है, जिसमें पीछे एक वॉल रहती है, ऊपर वुड के शेड्स रहते हैं, उसको चारों ओर से कवर किया जाता है। तो प्रोफेशनल रेंज है, वहीं पे आपको करना चाहिए। एंड इसके लिए सबसे आज की जो टेक्नोलॉजी का जो दौर चल रहा है फिलहाल, उसमें सबसे इजीएस्ट वे है कि आप गूगल कर लीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए नियरेस्ट शूटिंग एकेडमी, तो आपको नज़दीक में कोई भी एकेडमी चल रही है उसका जो एड्रेस है आपको वहाँ पे मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वहाँ पे कोई भी स्टेट रहता है, जिस स्टेट में आप खेल रहे हो, तो उस स्टेट का एक एसोसिएशन रहता है जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एफिलेटेड रहता है। तो आप आपका स्टेट का नाम लिख के उसके बाद जैसे कि गुजरात स्टेट राइफल एसोसिएशन, महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन, राजस्थान स्टेट राइफल एसोसिएशन, तो आप ऐसे कोई भी स्टेट है तो उसके नाम के साथ स्टेट राइफल एसोसिएशन आप टाइप करोगे तो गूगल आपको 19-20 कोई तो जो ऑथोराइज वेबसाइट है वो आपको दिखा देगा। फिर आप स्टेट अथॉरिटी में कॉल करके इंक्वायरीज कर सकते हो कि भाई मैं वॉट एवर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, तो मुझे आप प्लीज़ बताइए कि यहाँ पे आपका एफिलेटेड एसोसिएशन में एफिलेटेड डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन आपका कौन सा है जहाँ पे मैं अपने आप को ट्रेन कर सकूँ। एक्सीलेंट, फाइन सर। सर, और इसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी होता है? अब फर्ज कीजिए कि मुझे पिस्तौल सीखना है, 10 मीटर्स का पिस्तौल सीखना है या 25 मीटर्स का पिस्तौल सीखना है, तो
मुझे क्या इसके लिए इंस्ट्रूमेंट खरीदना ज़रूरी होगा, और अगर खरीदते भी हैं तो इसका प्रोसेस क्या रहता है सर? बोलने का मतलब है जी कि मुझे क्या इसके लिए लाइसेंस रखना पड़ेगा, या जैसे यूजुअली हम जानते हैं कि 9 गन्स के कैलिबर के लिए जैसे एग्जैक्टली लाइसेंस रखना लाइसेंस की होता है, रिक्वायरमेंट होती है। फिर यस परमिशन की चाहिए होता है, तो यस उसके यस लिए यस कुछ यस होना ज़रूरी है सर? समझ गया। ठीक है, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा है, तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू जो गेम है उसके रिगार्डिंग अगर मैं बताऊं, तो जी। आपको अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो शूटर्स खुद अपना वेपन लेके जाएगा वहाँ पे। जी। जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से ऐसा कोई वेपन या कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि वेपन ओके। जो होता है वो काफ़ी पर्सनल चीज़ होती है। आपका वेपन है तो आप ही को ज़्यादा पता रहेगा कि इसको मुझे कैसे चलाना है। तो ओके। वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी का भी उठा के ले लो और चलाओ। सो ओके। वहाँ से प्रोवाइड नहीं होता, वो शूटर का खुद का होना चाहिए। ठीक है। सेकंड चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप शूटर हैं तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन मैंने जो बताया, तो वहाँ पे ये सारी सुविधा ऑलमोस्ट होती ही है। उनके पास वेपन्स वगैरह होते हैं, तो आप वहाँ पे मेंबरशिप लेके उनके जो वेपन है उनके टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आप उनके वेपन यूज कर सकते हो कॉम्पिटिशन्स में ओके। जाने के लिए। ओके। यस। एंड थर्ड जो भी आपने पूछा, इसके अंदर मेरा जवाब है कि इसके अंदर शूटिंग में टोटल 15 ओलंपिक इवेंट है। ओके। शूटिंग के अंदर भी बहुत सारी इवेंट है। कुछ इवेंट तो ऐसी है जो इंडिया लेवल पे खेली भी नहीं जाती, जैसे कि रनिंग टारगेट। नेक्स्ट रनिंग अभी अभी टारगेट। जस्ट ओके। यस रनिंग टारगेट। एक और इवेंट ओके। जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, स्प्रिंट शूटिंग, स्प्रिंट जिसमें शूटिंग। शूटर हाँ। को जिसमें शूटर को 100 मीटर का स्प्रिंट करने के बाद शॉट्स करने हैं। इट्स क्वाइट चैलेंजिंग ओके। कि जब आपका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो रहा है, आपको स्वेटिंग हो रहा है, उसमें आप आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करके फोकस करके शॉट करोगे। सो Okay. काफी सारी इवेंट है, बट इंडिया फिलहाल उस लेवल पे है शूटिंग गेम के अंदर कि वो सिर्फ ओलंपिक इवेंट जो है उसके ऊपर फोकस करता है। और उस ओलंपिक के अंदर टोटल 5 इवेंट जो है वो 10 मीटर की है, 10 मीटर। ओके। ठीक है। और वो जो इवेंट है 10 मीटर की, जिसमें आप मेनली अगर 2 इवेंट पकड़ लीजिए तो है राइफल शूटिंग और एक पिस्टल शूटिंग। ओके। ठीक है। उसमें कैटेगरी ऐसे डिवाइड होती है कि राइफल की मैन की कंपटीशन अलग होती है, विमेन की अलग होती है। तो ओके। 2 इवेंट हो गई। वैसे ही पिस्टल की मैन की और विमेन की रहेगी तो 4 इवेंट हो गई। और ऐसी जी। एक इवेंट रहती है मिक्स, जिसमें ओके। एक बॉय और एक गर्ल दोनों मिलके एक टीम बन के पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। सो कुल मिला कि ये जो 10 मीटर का जो इवेंट है उसमें स्पेशली यूज किया जाता है .177 कैलिबर का वेपन, जो 20 जूल से डाउन होता है। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन इस वेपन के लिए आपको कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर आप बिगिनर Okay. शूटर हो तो आई प्रीफर कि आप पहले 10 मीटर इवेंट से स्टार्ट कीजिए, जो कि नॉन आर्म लाइसेंस वेपन है। आप घर पे भी रख सकते हो, आप ट्रेनिंग कर सकते हो। और फिर जब जैसे जैसे आपका शूटिंग और निखरता जाता है और आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, देन यू पार्टिसिपेट इन 25 मीटर, 50 मीटर, इवन 300 मीटर्स राइफल शूटिंग इवेंट। ओके। 300 मीटर्स भी है सर? वो क्या ओलंपिक्स में भी है? नहीं, 300 मीटर ओलंपिक इवेंट नहीं है, बट स्टिल एक ऐसे भी इवेंट है जिसमें टारगेट की हाइट कुछ 5 मीटर तक होती है और वो Okay. 300 मीटर दूर रहती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड मज़ा आता है खेलने में। बट स्टिल अगर करियर वाइज देखा जाए तो वो ओलंपिक इवेंट नहीं है, इसके लिए मैं प्रीफर नहीं करूँगा। ओके, फाइन सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि आज के तारीख पे शूटिंग जो स्पोर्ट्स है वो हाउ मच इट इज़ पॉपुलर। जैसे हम इंडियंस स्पोर्ट्स बोले तो पहले जो दिमाग में आता है क्रिकेट, फिर तो उस सही तरीके से अगर हम देखें तो ये कौन सा हायरार्की पे आएगा सर? ओके, स्टिल अगर इस चीज़ को आपने जो क्वेश्चन पूछा है इसको अगर मैं बताऊँ तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के लिए सबसे बड़ी बात अभी फिलहाल ये है कि इसको और ज़्यादा पॉपुलर कैसे बनाया जाए। अभी हम Okay. देख रहे हैं कि हमारी जो रूल बुक है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं।
और 90% चेंजेस ऐसे है जिसके अंदर इस इवेंट को पॉपुलर बनाने के लिए हो रहा है। जैसे कि पहले जब शूटर खेलते थे तो पेपर टारगेट के ऊपर खेलते थे, जी तो एक स्पेक्टेटर्स एरिया काफी डिस्टेंस पे होता है ताकि शूटर डिस्टर्ब ना हो, बट वैसे में स्पेक्टेटर्स को समझ में ही नहीं आ रहा है कि शूटर कर क्या रहा है। तो इस चीज को इंटरेस्ट बनाने के लिए अभी एसोसिएशन ने, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, उन्होंने डिसीजन लिया कि जो गेम है वो ईएसटी सिस्टम के ऊपर होगी, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट सिस्टम। इसमें जब वो शॉट करता है तो पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन रहेगी जिसमें दिखाई देगा कि शूटर का शॉट कहाँ पे लगा है। एक बड़ी सी स्क्रीन रहेगी जिसके ऊपर जब वो शॉट करेगा तो एक प्रोजेक्टर के थ्रू उस टारगेट में कहाँ पे शॉट हिट हुआ है ये भी स्पेक्टेटर्स को दिखाई देगा। सो पॉपुलैरिटी की बात करें तो आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मेडल अगर कोई जीत के ला रहा है तो वो है सिर्फ शूटिंग स्पोर्ट। ये मानते हैं, जरूर है सर। यस यस, सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल लेवल के मेडल्स आ रहे हैं अभी इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे उस हिसाब से दबदबा है कि आप मान के चलिए कि अगर आपको नेशनल में मेडल लेना है तो आपको अच्छे खासे ओलंपिक लेवल के प्लेयर को हराना पड़ेगा, तब जाके आपके पास इंडिया का नेशनल मेडल आएगा। उस लेवल की कंपटीशन है कि वर्ल्ड के शूटर तो आप छोड़ दीजिए, आप बस इंडिया में अपना दबदबा बनाइए, इंटरनेशनल लेवल पे आप वैसे ही झंडे गाड़ के आओगे। एक्सलेंट सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो ये है कि आपका अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है 10X शूटिंग एकेडमी। सर आप हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प इंडिया इन गेटिंग मोर इंटरनेशनल मेडल? ओके, सो ऑलमोस्ट ये जो इंस्टीट्यूट है इसको स्टार्ट किए हुए मुझे 10 साल हो चुके हैं एंड 10 साल में मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव बहुत कुछ देखा हुआ है। काफ़ी बच्चे आए, काफ़ी ने एडमिशन लिया, काफ़ी कहीं तक पहुँचे। आज मैं बता सकता हूँ कि 15 से 20 तो ऐसे हैं जो कोच है, प्रोफेशनली शूटिंग में कोच बन चुके हैं। उससे अलावा काफ़ी सारे इंडियन आर्मी में, कोई पुलिस में, कोई कहीं तो कोई कहीं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे सेट हुए। एंड स्टिल जैसे आपने बात की है कि इंटरनेशनल मेडल, तो मैं बोलूँगा कि ये ऐसी चीज़ है कि आपको वो होता है ना समुंदर में से एक मोती को ढूंढना है जी। तो जब कोई न्यू एडमिशन आता है हमारी होप बनी रहती है कि शायद ये वो बंदा होगा और पूरी शिद्दत के साथ वो एफर्ट्स लगते हैं एंड आगे जर्नी बढ़ती है। मैं बता सकता हूँ अभी मेरे पास ऐसे 3-4 ऐसे चेहरे हैं जो कि डेफिनेटली फ्यूचर में एक इंडिया लेवल पे उनका बड़ा नाम होगा, वो देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने में, मतलब मेरा जो ड्रीम है उसको फुलफिल करने में मेरी हेल्प करेंगे कि एक दिन ऐसा होगा कि भरे हुए पोडियम के अंदर सेंटर में हमारा इंडिया का फ्लैग लगा होगा और कहीं ना कहीं उसमें छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से भी रहे। सो काफ़ी होप के साथ हम चल रहे हैं कि इंटरनेशनल मेडल्स के अंदर हमारा अंदर एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहे। बिल्कुल सर, जरूर होगा। आपका सपना, सबका सपना पूरा होगा सर। जी थैंक यू वेरी मच कौशिक जी। सर जी आपका साथ ये डिस्कशन बहुत अच्छा रहा है एंड अगर हो सके तो हम फ्यूचर में भी बात करेंगे कोई एक स्पेशलाइज्ड एरिया के ऊपर। आज जैसे डिस्कशन रहा सर बहुत जेनेरिक टॉपिक के ऊपर, तो नेक्स्ट टाइम सर कभी भी आपका पास समय होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे रहा कि पर्टिकुलर 10 मीटर पिस्तौल या 10 मीटर राइफल या आपका रिसर्च एरिया, आप काफी सारा चीज के ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, हो सके तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं सर। डेफिनेटली 100%। सर थैंक्स अ लॉट। थैंक यू कौशिक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो आप काम कर रहे हो नए नए इन्वेंटर को पब्लिक तक पहुंचाना और उनके तक जो ये इंफॉर्मेशन है उसको लेके जाना, आई थिंक इट हेल्प इंडिया टू ग्रो मोर एंड मोर। थैंक्स अ लॉट सर, आशीर्वाद कीजिए। थैंक्स अ लॉट। जी थैंक यू।
Thanks, Ravi sir, for being with us today and sharing so rich and valuable insights. You have so many dimensions to discuss. We may request you to discuss in your feasible time in upcoming episodes on any one of specific topics like 10-meter pistols or 10-meter rifle shooting, and may go deep into its innovative training. It's well said by a scholar Gwen Quinn. Successful innovation is not a single breakthrough. It is not a sprint. It is not an event for the solo runner. Successful innovation is a team sport. It's a relay race. Thanks, friends, for being with us, and hope it was also helpful and inspiring insight for all of us. If really you liked our discussion, we request you to follow our channel and subscribe the channel wherever you are following. We have a request for sharing your honest feedback for us to be better focused on our objective. Thanks a lot.